हेलो गाइस, आज आपका क्यूट स्टडी में स्वागत है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द कॉमर्स। बिकॉज आप +1 का ये टॉपिक तो कर ही चुके हो पीछे, इंडस्ट्री वाला, राइट? अभी जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो अब जो फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमर्स। ओके, सो इसमें आपने देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। लाइकली सब क्या कहते हैं कि कॉमर्स, ओके, बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, मेंटालिटी यही होती है। बट पीपल डजंट नो दैट कॉमर्स इज टोटली रिलेटेड टू बिजनेस, राइट? वेदर इट इज इन विच बैंक इज द पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो what is the meaning of commerce? Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers. Okay, so इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो हमारे फंक्शंस हैं कंज्यूमर के, क्लासिफिकेशंस हैं कंज्यूमर की, राइट? सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर क्या है। सो द फर्स्ट वन फंक्शन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। लाइक आप इससे क्या समझ रहे हो? इसमें क्या है, देखो, जैसे जो गुड्स हैं वो लार्ज वैरायटी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। लाइक प्रोड्यूसर्स, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कितनी सारी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट? बट दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड कंज्यूमर। लाइक हम कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी गुड्स है प्रोड्यूस की जा रही हैं, किसके लिए की जा रही हैं? कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, राइट? सो यहाँ पे जो एक्सचेंज का हिंड्रेंस है, लाइक एक पर्सन को देना, ठीक है, तो वहाँ कौन हेल्प कर रहा है? ट्रेडर्स आ जाते हैं हमारे, एक तरह से जो लिंक कर रहे हैं किस किस के बीच में? कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, और उन्हें गुड्स, इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है उसे रिमूव कर रहे हैं, राइट? द सेकेंड वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। लाइक कि पहले ये होता था कि एक्चुअली कि ना गुड्स एक जगह मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बट इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि जो वो अपने गुड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, और या फिर आप कह सकते हो आसपास के जो जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ तक उसे प्रोवाइड कर सकें। सो फॉर दैट गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस वेयर एज द कंज्यूमर आर स्केयर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। यू कैन से दैट लाइक कि जो गुड्स हैं आपकी वो प्रोड्यूस की जाती हैं एक प्लेस पे, जबकि उसे जो कंज्यूमर्स हैं आपके वो तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे है ना। तो आपको अपने गुड्स को वहाँ देने के लिए वो जो गैप आ जाता है आपका, राइट, वो जो गैप है बिटवीन द गुड्स एंड द कस्टमर, सो वो जो गैप है उसे फिल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बेस्ट मीन है जो कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, राइट? सो transportation is essential for buying and selling of goods, and it is important function of the commerce. Okay, the third one is helps in removing the hindrance of time. Like आप कह सकते हो कि कुछ गुड्स हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं पर्टिकुलर सीजन में, ओके, बट उसकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर है, लाइक wheat, राइस, पल्सेस। बट on the other hand, if there are some goods also, those are producing on a year basis, but the demand in a particular season. Okay. So लाइक तो जो आपका टाइम गैप आ जाता है बिटवीन द सीजनेबल गुड्स, लाइक आप कह सकते हो लाइक अम्ब्रेला है, या फिर आप कह सकते हो जो आपके विंटर क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, तो बनते तो हैं वो, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो तो चलती रहती है, बट वही है कि वो जो सामान है वो आपका निकलेगा तो तभी ना, वो यूनिट्स आपकी निकलेंगी तो तभी ना, जब आप मतलब सीज़न होगा, लोग उसे परचेज़ करना चाहेंगे, विंटर में ही परचेज़ करेंगे, उससे पहले तो नहीं करेंगे। सो उसके लिए, ठीक है, उस गैप को कवर करने के लिए वेयर हाउसिंग इज़ द बेस्ट फैसिलिटी। ओके, वेयर हाउसिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें क्या होता है, आपकी गुड्स को कैप्चर किया जाता है, रखा जाता है, और सेफ्टी के साथ, बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स के साथ। ओके, उसे जैसी इन्वायरमेंट आपकी प्रोडक्ट को, गुड्स को चाहिए होगा, उसे उसी तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके,
Then the next one is helps in removing the hindrance of exchange. यहाँ पे आप कह सकते हो जो the goods and services produced by the manufacturer are sold to the buyer in exchange of money, right? The common medium of exchange is circulated by the banking branch of commerce, like जैसे कि आप कहोगे यहाँ पे जो बैंक्स है, लाइक बैंक्स आपको हेल्प करता है बाइंग एंड सेलिंग करने में, राइट? कलेक्टिंग पेमेंट्स में या फिर आपको पेमेंट्स करने में या फिर कलेक्ट करने में हेल्प करता है बैंक, ओके। नाउ अगर देखा जाए नाउ डेज द बिजनेस मैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट चेक, and the banks are also financing businessman by granting them loan credit facility. So these are also facilities which are provided by the bank. So uh, uh, for this hindrance the banks are play a major role for removing that barrier. The next one is helps in removing hindrance of risk. Okay, we all know that the business are conducted on a risk, right? It's contain a lot of risk uh, for carrying out a smooth running of business or for reaching their target goals. So there are different type of risk which a businessman can to face has to face, and if we all know that this risk can be only removed by insurance branch, okay. This is the that branch to provide different insurance to their goods as well as their goods as well as their factory or their unit, their machinery as well as their employees, okay. So the next one is helps in removing the hindrance of knowledge, okay. For removing this hindrance, what do you mean that what is play a very good important role? I think advertising is the best, right? Advertising branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge by spreading awareness among the of the new product to their customers, right, to their potential or target customers, okay. So uh, that is a very easy way that you can easily announce about your new product in the general public, okay. The next one is classification of commerce. Classification of commerce classified into two broad categories such as trade and aids to trade, right? Aids, sorry, trades which include internal trade as well as external trade. Internal trade means in which firstly you know the what is the trade, you know about what is trade. The trade is the part of commerce, okay. Firstly it is the part of commerce, like I think it's refers to the buying and selling of goods and services, and बिकॉज आप क्या करते हो ट्रेड के ये ट्रेड में ही आ जाता है ना, कॉमर्स का एक सेकंड नेम मतलब कह सकते हो आप, उसी का पार्ट है। तो वही है कि इसमें भी आप गुड्स और सर्विसेज को ही सेल आउट करते हो, बाइंग और परचेजिंग करते हो उसकी, ओके। और इसमें जो ये एक क्या है, एक मतलब ट्रेड की हेल्प से ही एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर एक साथ आते हैं, राइट। एंड ट्रेडर्स जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर एट दैट टाइम, and they also divided in the two categories such as wholesale trade and the retail trade. You know wholesale trade uh, are related to the buying and selling of goods and services in a large quantity, as well as the wholesaler buy goods directly from the manufacturer and sell these goods to the retailers, okay। कि wholesaler क्या करता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से और फिर उसे रिटेलर्स को सेल करता है। और आपने देखा होगा इसमें जो होलसेलर होते हैं मोस्टली वन लाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं। वन लाइन प्रोडक्ट मीन्स अगर वो फर्नीचर की लाइन में है उनका जो बिज़नेस है तो वो फर्नीचर गुड्स ही खरीदते हैं। ये नहीं है कि फर्नीचर खरीदते खरीदते उन्होंने ग्रोसरी भी खरीदनी स्टार्ट कर दी, नो। अगर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो दूसरी लाइन में जा सकते हैं, वो भी नियर बाई लाइन्स होती हैं। ऐसे नहीं होता कि
मतलब एक तरफ तो आप बिल्कुल ए पकड़ के खड़े हो और दूसरी तरफ आप एक जेड जेड के गुड्स लेने लग रहे हो, तो ऐसे नहीं होता, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ कि इसमें क्या होता है आपका कि वो लास्ट स्टॉक मेंटेन करते हैं, ओके। या आप मतलब डिफरेंस वाइज इसे कर सकते हो लर्न। देन द रिटेल ट्रेड स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करता है, राइट। उसकी बाइंग और सेलिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती हैं। लाइक आप डेली जो आप जाते हो शॉप्स पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सारा, ये तो नहीं है कि सिर्फ फर्नीचर मिलेगा वहाँ पे या फिर एक ही पर्टिकुलर यूनिट मिलेगी। कितने सारे अलग अलग यूनिट्स होती हैं। लाइक ग्रोसरी भी आपको वहीं पे मिल जाती है, और आप अगर और कोई चीज़ लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, राइट। एंड देन रिटेलर हैज़ टू मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स। लाइक जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, तो ये उसी का पॉइंट है कि इसमें आपको डिफरेंट वैरायटी गुड्स की अवेलेबल रखनी होती है, तो आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो, राइट। द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड विच इंक्लूड द एक्सपोर्ट, import and entry port, okay। intern import include, right, it refers to the buying of goods from a foreign country, like you know। import क्या होता है, like जैसे आप इंडिया में हो, तो आप बाहर से कोई फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका इम्पोर्ट। लाइक हमारी कंट्री क्या बाहर से मंगवाती है, अगर अगर आपको पता है, तो हम क्या क्या जो है बाहर से मंगवाते हैं। लाइक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी ऑयल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें मतलब थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्टिंग है वो उसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे जब हम लेते हैं ऑयल, जो कि हमें जितनी कॉस्ट हमें उसकी पे करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा एक बैलेंस हमारा जो है ना वो इक्वल नहीं रहता, तो उसकी वजह से बहुत डिफरेंस आ जाता है, राइट। एंड द एक्सपोर्ट रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ गुड्स और टू द फॉरेन कंट्री। लाइक जैसे इन इंडिया देखा जाए तो इंडिया में क्या होता है, आप डिफरेंट जो हमारे यहाँ की पल्सेस हैं, हमारा जो वीट है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यहाँ की जाती हैं, रॉ मटेरियल है हमारा यहाँ का, अच्छा है, ओके। सो वो चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इट्स मीन एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स जो चीज़ हम खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ओके। एंट्री पोर्ट में आ जाता है आपका सच गुड्स विच आर वी परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन मैन्युफैक्चरिंग with some unit with the help of that raw material and then resell to the other country, okay। You understand, got it my point, that what I told you that I tell you that if अगर हम कोई गुड खरीदते हैं, लाइक हमने कोई रॉ मटेरियल है, हमने दूसरी कंट्री से खरीदा, ओके। हमने मैन्युफैक्चर उससे यूज़ करके हमने मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे की, अपने इंडिया में की, अपनी कंट्री में की। देन वी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दैट गुड वी रीसेल दैट गुड, ओके। हमने उस गुड को, उस यूनिट को दोबारा से रीसेल किया आउटसाइड द कंट्री, ओके। हमने दूसरी कंट्री में उसे सेल कर दिया, तो उसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज आपका आ जाता है एड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। लाइक कि अगर आपका ट्रेड जो आप कर रहे हो उसे स्मूथली एक हेल्प करता है रन करने में, ओके। उससे आपकी जो बाइंग और सेलिंग है बिकम मोर इजी। सो दैट द फर्स्ट वन पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको पता ही है, जैसे हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन एक हिंड्रेंस है, ओके। तो उसको मतलब एक हिंड्रेंस थी, हाँ, प्लेस की। तो उसमें तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन है जो उस हिंड्रेंस को कवर कर रहा है, रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। सो नाउ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही हम अपने जो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम उसे अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन we can we can exchange our information with the help of internet, fax, telephone services or postal services, right. So or with the help of transportation we can also transfer the labor, okay. There
People can also transfer some raw material from one place to another. The second one is banking and finance. Banking and finance में क्या होता है कि आपकी जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं बिजनेसमैन को, राइट। तो उससे क्या होता है, उससे उन्हें एक हेल्प मिल जाती है कि उनका जो बिज़नेस है वो स्मूथली फ्लो करता है। एंड द सेकेंड वन कि बिजनेसमैन को फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, राइट। सो क्योंकि फंड्स तो उन्हें चाहिए होते हैं ना मैन्युफैक्चर करने के लिए, आगे की वो तो डिपेंड करता है ना टाइम पे कि उनकी गुड्स कोई खरीदे ना खरीदे, बट उन्हें उनको अपना एस्टिमेट लगा के लोन वगैरह लेना पड़ता है, ओके, वो भी रिस्क पे चलते हैं। द थर्ड वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, बिजनेस हैव टू बेयर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, राइट। तो बिजनेसमैन एक बहुत तरह के रिस्क से घिरा होता है, तो फॉर ओवरकमिंग दैट रिस्क द इंश्योरेंस कंपनी प्ले अ मेजर रोल टू ओवरकम दैट रिस्क, ओके। वो एकदम से ख़त्म तो नहीं कर सकती, बट हाँ ये है कि एक हेल्प कर देती है, ओके। सो जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क, ओके, ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग, बिकॉज काम करते करते कुछ हो जाए तो उससे रिलेटेड भी इंश्योरेंस होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। Usually, there is a time gap between the production and the consumption of goods, and the goods are not consumed immediately when they produce, like wheat and rice, right? So कुछ goods होते हैं जो एकदम से immediately यूज़ में नहीं आती, like क्लॉथ है विंटर की तो वो रखे रहते हैं पहले, wheat और rice है रखी रहती है, कुछ है एकदम से तो नहीं सारी यूज़ हो जाती, पूरी होल ईयर चलती है, उगती तो किसी सीज़न में है बट मतलब एक 1 और 2 मंथ जैसे भी मतलब जो भी चीज़ है तो पूरे होल ईयर तो चलती है ना, बचा के तो रखती है ना गवर्नमेंट भी उसे अपने वेयर हाउस में, और फिर उसके रेट्स हाई भी करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो ये सारे कुछ टेक्निक है जिसमें वेयर हाउसिंग हेल्प करती है आपको कैप्ट करने में गुड्स को प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर इन्वायरमेंट में। द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। इन एडवर्टाइजिंग आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से ही जो बिजनेसमैन है कंपनीज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अवेयर कर सकते हैं, अपनी जनरल पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता सकते हैं about the product quality and image, price, usage. So with the help of advertising, they uh, they uh, they can tell their customer about their product or their usage or their qualities. Okay. द थैंक यू स्टूडेंट्स। अब जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।